क्लास 9 की स्पर्श का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, जो कि शरद जोशी द्वारा लिखित है, उसका डिस्कस करेंगे। आज तुम्हारे आगमन के चतुर दिवस पर प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक कहता है कि तुम्हारे आगमन के चतुर दिवस पर, तो उस लेखक का कहना है कि तुम्हारे आए हुए अतिथि के आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसके चौथे दिन पे वो ये सोच रहा है कि ये कब जाएगा। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, तुम जहाँ उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों में मैं तुम्हें दिखाकर तारीख बदल रहा हूँ। लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो जहाँ पे तुम निसंकोच होकर बैठे हुए हो, उसी के सामने एक कैलेंडर टंगा हुआ है जिसकी तारीखें मैं रोज़ बदलता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि कब तुम जाओगे। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो आज चौथा दिन है। लेखक कहता है कि तुम जानते हो, अगर तुम्हें जरा भी हिसाब लगाना आता है तो आज तुम्हारा यहाँ रहते हुए चौथा दिन है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। तुम्हारे चौथे दिन पे तुम्हारे जाने का कोई संभावना हमें नहीं लग रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुकते थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। लेखक कहता है कि जितने समय लाखों समय रहने के बाद अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भी इतना समय नहीं लेते हैं रुकने में, जितना समय कि तुम मेरे घर में बिता रहे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। लेखक कहना चाह रहा है तुम मेरे घर में आ चुके हो, तो तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुम्हारा एक अच्छा संबंध मुझसे स्थापित हो गया है। सीमाओं की बेचैनी चटकान देख ली। तुमने मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, तो अब तुम लौट जाओ। मतलब काफ़ी दिन तक तुम रह चुके हो, मेरा आतिथ्य प्राप्त कर चुके हो, उसके बाद अब तुम्हें जाना चाहिए। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। लेखक कहता है कि जब तुम आए थे तब मेरा हृदय एक अज्ञात आशंका से धड़क उठा था कि तुम आ गए हो, अब तुम कब जाओगे। तुम्हारे सम्मान में जो आतिथ्य हमने रात का भोजन को एकाएक उच्च वर्ग का डिनर, मतलब जैसे ही तुम आए हमने तुम्हारे सेवा में कोई कमी नहीं रखी, तुम्हारे लिए उच्च पकवान बनवाए, कई तरीके की सब्जियां, रायता, मीठा सब बनवाया। और इसका मूल एक आशा थी कि तुम दूसरे दिन चले जाओगे, लेकिन तुम नहीं गए। अतिथि ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। उसने देखा कि तुम दूसरे दिन भी घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा ली और प्रसन्न रहे। हमने मतलब तुमको ये अवगत नहीं कराया कि हम मतलब नहीं चाहते कि तुम यहाँ कुछ दिन और रुको, लेकिन हम प्रसन्न रहे। जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके हैं वहाँ उसे नीचे उतरने, फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि तुम्हें सिनेमा दिखाया। मतलब दोपहर के भोजन को उन्होंने लंच के तौर पे उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन बना के उनको खिलाया। उसके बाद उनको सिनेमा दिखाने ले गए। हमारे सत्कार का आखिरी छोर है ये, हम जो कर रहे हैं उसके सत्कार का आखिरी लास्ट पड़ाव था, जिसके आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। तुरंत बाद भावभीनी विदाई का भीगा हुआ आ जाना चाहिए था। लेखक कहता है इतना सब होने के बाद भी तुम्हें जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गए। हम लोग सोचे कि तुम स्टेशन पे जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तीसरे दिन लेखक को अतिथि ने कहा कि वो धोबी को कपड़े देना चाहता है, तो उसने कहा कि मुझे ये कपड़े जल्दी चाहिए। तो उसने कहा लॉन्ड्री में कपड़े डाल देते हैं ताकि तुम्हें जल्दी प्राप्त हो। तो इसलिए उसने ले जा के लॉन्ड्री में कपड़े डाले। उसने सोचा कि इसको जल्दी कपड़े इसलिए चाहिए ताकि ये शाम की गाड़ी से निकल जाए, किसी लॉन्ड्री पर देते ही जल्दी धुल जाएगा। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि शायद इनको जल्दी जाना है। कहाँ जा रहे? पत्नी ने पूछा। इसके कपड़े लॉन्ड्री पर देने। पत्नी ने पूछा लेखक से कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ। पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें करके बोला तो मन छोटा होने लगा कि वे इस आशंका में भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि कितने दिनों तक ठहरेंगे। उसके पूछने का ये मकसद था कि वो कितने दिन तक और ठहरेंगे
और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे। आशंका उनकी गलत नहीं थी, क्योंकि वो अतिथि जा नहीं रहे थे। लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुलकर भी आ गए। तुम्हारा भारी भर शरीर से सिलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम वहीं हो। लेखक का कहने का ये तात्पर्य था कि शरीर जहाँ पे तुम सोते हो, जिस बेड पे तुम सोते हो, उसकी चादर भी बदली जा चुकी है। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ चुकी है। तुम्हें देख के जो खुशी होती थी जो दिल से, वो सब खत्म हो रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो ठहाकों के गुब्बारे, जो हम लोग हंसते थे, बात करते थे, हर चीज़ की बातें एक दूसरे से बताते थे और पिछला जो भी था उसके बारे में बोलते थे, उन सब चीज़ों के हंसी ठाठा सब खत्म हो चुका है। अब इसे तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। कल से ये लेखक उपन्यास पढ़ रहे हैं और वो फिल्म पत्रिका को पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर रहा। जिस तरीके की बातें पहले हो रही थी परिवार के बारे में, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, ये जो बातें पहले हो रही थी वह सब अब खत्म हो चुकी हैं। सौहृदय अब शनै शनै बोरियत होने लगी है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे हो। अब भावनाओं में क्या हो रहा है कि उनके लिए गलत शब्द, अंदर से गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, गलत बोलने का मन जो हो रहा है, इससे मतलब वो चीज़ें सामने आती जा रही हैं, फिर भी तुम जा नहीं रहे हो। सपरिवार, मैं इस भेद को समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम इस घर में क्यों रुके हुए हो। मतलब लेखक कहने मतलब इतने दिन तुम क्यों रुके हुए हो। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये। पत्नी ने कल मुझसे प्रश्न किया कि ये कब तक रहेंगे, कब इनके जाने का होगा। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। सत्कार की उषा समाप्त हो चुकी है। जो सत्कार, जो डिनर, जो लंच पहले बन रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। अब खिचड़ी पे हम लोग आ गए हैं। आगे बिस्तर का गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक करना होगा। अगर तुम जाने का नाम नहीं लोगे तो हमें उपवास तक करना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध में एक खटास आ रही है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि। ये तुम्हारे एक मतलब काफ़ी दिन तुम रुक चुके हो, जिसकी एक सहने की क्षमता जा चुकी है। अब तुम जाओ। तुम्हारे यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, जैसे दूसरे घरों में सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हमें ज़्यादा दिन तक किसी दूसरे घर में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। होम की इस कारण स्वीट होम, हम लोग अपने घर को स्वीट होम बोलते हैं। अपना घर अपना ही होता है, वहाँ रहने में जो खुशी प्राप्त होती है वो किसी दूसरे के घर में नहीं होती है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। सत्कार की कोई चीज़ सत्कार की हर चीज़ तुम्हें दी गई है। सत्कार तुम्हारा किया जा रहा है और शराफत भी कोई चीज़ होती है। तुम इसके बावजूद नहीं जा रहे हो। हम लोग तुम्हारा अपमान नहीं करना चाह रहे हैं। अब इस समय बस गेट आउट ही कहा जा सकता है। अपने खर्राटों में से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। इसका कहने का मतलब है कल जब तुम सो के उठोगे तब ये दिन तुम्हारा 5वां दिन होगा। वह तुम्हें चूमेगी और घर लौटने सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय लोगे। मेरा सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मेरे सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। इसके बाद अतिथि कहा गया है कि अतिथि एक देवता स्वरूप होता है, लेकिन कुछ अतिथि राक्षस के रूप में होते हैं। मैं कोई तुम्हारे देवता और मनुष्य कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुम लौट जाओ अतिथि, इससे तुम्हारा देवत्व बना रहेगा। नहीं तो मुझे अपमान करके तुम्हें बोलना, अपमान पूर्वक शब्द बोल के तुम्हें घर से जाने को बोलना होगा। पूरे चैप्टर में लेखक ये कहना चाहते हैं, पूरे चैप्टर का सार ये है कि लेखक के घर एक अतिथि आते हैं। अतिथि के सत्कार में लेखक और उसकी पत्नी कोई कमी नहीं करते और वह अतिथि उम्मीद से ज़्यादा दिन रुक जाते हैं। और इसके लेखक अतिथि के कुछ दिन टिकने और स्थायी होने की आशंका से डर ही रहे थे कि अतिथि ने अधिक ठहरने का संकेत दे दिया। अतिथि ने कपड़े गंदे होने
की बात कही और उसकी धुलाई के लिए भी धोबी की चर्चा की। लेखक तिल मिला तो गया, लेकिन लॉन्ड्री के कपड़े धुला कर ला कर उसको दिए, लेकिन अब भी अतिथि नहीं गए। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि लेखक सारे उनकी पत्नी अतिथि से परेशान हो चुकी थी। कल तक जिस अतिथि के प्रति यह भाव था कि अतिथि देवतुल्य है, अब यह स्थिति हो गई कि वह अतिथि राक्षस प्रतीत होने लगा। इस तरीके से लेखक ने सार को व्यक्त किया है और इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने आज के अतिथि की निर्लज्जता को स्पष्ट किया है। प्रतिष्ठा मांगने से नहीं मिलती, बल्कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे आचरण किया जाता है, तब उसे उस व्यवहार से मुग्ध होकर अन्य लोग स्वयं ही उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा देते हैं। लेखक ने यह भी दिखाया है इसमें कि अल्प अवधि तक के अतिथि शानदार आतिथ्य भागीदार होता है, लेकिन दीर्घ काल तक अगर अतिथि किसी के घर में रुक जाए तो वह अपमानित होता है। लेखक ने एक और बात स्पष्ट की है कि दूसरे के घर में रहकर सत्कार पाना सबको अच्छा लगता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी अपना घर छोड़कर दूसरे के घर रहना आरंभ कर दें। लेखक ने इसमें पाठ में यह भी समझाया है कि लेखक इज्जत मिलने पर का यह मतलब नहीं है कि इज्जत जहाँ मिले वहीं और सिर चढ़ जाए। इज्जत मांगने से नहीं मिलती। अगर अतिथि बिना मांगे इज्जत चाहते हैं तो उन्हें यह सावधानी बरतनी होगी कि अल्प समय में ही किसी का दरवाज़ा छोड़ दें। अतिथि द्वारा आचरण किए जाने पर दुष्परिणाम एक ही दिन में यह भी हो सकता है कि मेज़बान द्वारा उन्हें गेट आउट भी कह दिया जा सकता है। इसलिए हमें किसी के घर में ज़्यादा आतिथ्य नहीं कराना चाहिए। यहीं पे ये पाठ का सारांश भी समाप्त होता है और अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।